गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते और आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर संगठन के लिए जरूरी है, संगठनात्मक विकास, या जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी ओडी कहते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत सुना जाता है पर शायद हमेशा ठीक से समझा नहीं जाता। बिल्कुल। तो आज हम आर्किटेक्चरल स्ट्रैटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट नाम के एक दस्तावेज से मिले नोट्स के आधार पर इसकी गहराई में उतरेंगे। और हमारा लक्ष्य ये समझना है कि संगठनात्मक विकास असल में है क्या, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी एक मूल परिभाषा से। हमारे स्रोत के अनुसार संगठनात्मक विकास एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रयास है। हाँ, योजनाबद्ध और व्यवस्थित, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसका मकसद होता है नियोजित परिवर्तनों के जरिए किसी संगठन की पूरी प्रभावशालीता और उसके स्वास्थ्य में सुधार करना। बिल्कुल, ये कोई अचानक या बिना सोचे समझे किया गया बदलाव नहीं है। ये निरंतर सुधार के लिए एक सोची समझी रणनीति है। और ये मुख्य रूप से कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे संगठन की संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाँ, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, कर्मचारियों का व्यवहार, कम्युनिकेशन और टीम वर्क तो है ही। हाँ, और हाँ, किसी भी समस्या को सुलझाने की संगठन की अपनी क्षमता, इन सब पर ये काम करता है। और यही बात इसे बस एक रिपेयर जॉब से अलग बनाती है। ये संगठन को लगातार बढ़ने और बदलते माहौल के अनुकूल होने में मदद करता है। तो चलिए इसके उद्देश्यों को एक एक करके समझते हैं। स्रोत में 6 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है संगठनात्मक प्रभावशीलता में सुधार करना, यानी इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। हाँ, इसमें उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ाना, काम की गुणवत्ता में सुधार करना और संगठनात्मक लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पाना शामिल है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कर्मचारी आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए नई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स को लागू करना। और ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है ना, ये बेहतर तरीके से काम करने के बारे में है। सही कहा। ये सिस्टम को लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक ढांचागत परिवर्तन सीधे आउटपुट पर असर डाल सकता है। अच्छा, अगले 2 उद्देश्य लोगों और उनके आपसी संबंधों पर केंद्रित लगते हैं। एक है बेहतर संचार विकसित करना, डेवलप बेटर कम्युनिकेशन, और दूसरा है टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करना, एनकरेज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। इसमें खुले और पारदर्शी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, गलतफहमियों और संघर्षों को कम करना, ये सब शामिल है। और विभागों के बीच तालमेल में सुधार करना भी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नियमित टीम मीटिंग्स करना, फीडबैक सत्र रखना या फिर टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स आयोजित करना। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये दोनों उद्देश्य कितने जुड़े हुए हैं। देखो, खराब कम्युनिकेशन अक्सर विभागों के बीच वो दीवारें खड़ी कर देता है, जिसे हम साइलो करते हैं। हाँ, साइलो इफेक्ट। और उसी से संघर्ष पैदा होता है।
तो टीम बिल्डिंग सिर्फ एक मजेदार एक्टिविटी नहीं है। नहीं, ये विश्वास बनाने और रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका है, जो कि प्रभावी सहयोग की नींव है। और ये हमें अगले उद्देश्य तक ले जाता है, कर्मचारी भागीदारी बढ़ाना, इंक्रीज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, उनके सुझावों और नए विचारों को प्रोत्साहित करना और उनमें अपनेपन की भावना विकसित करना। हाँ, जैसे सुझाव योजनाएं या सजेशन स्कीम्स बनाना, या फिर कर्मचारी मंच, एम्प्लॉय फोरम्स बनाना। ये असल में सशक्तिकरण के बारे में है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके विचारों को महत्व दिया जा रहा है, तो उनकी भागीदारी और प्रतिबद्धता अपने आप बढ़ जाती है। सही बात है। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहते, बल्कि एक हितधारक, एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं। और ये अपनेपन की भावना एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक है। बिल्कुल। अब आखिरी 2 उद्देश्यों पर आते हैं जो आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक लगते हैं। पहला है परिवर्तन के अनुकूल ढलना, अडैप्ट टू चेंज, जो कि आज की दुनिया में सबसे जरूरी है। हाँ, इसका मतलब है कर्मचारियों को तकनीकी और बाजार में होने वाले बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करना, जैसे कोई नई तकनीक आने पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। और दूसरा उद्देश्य? दूसरा है संगठनात्मक संस्कृति में सुधार करना, यानी इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब एक सकारात्मक और स्वस्थ काम का माहौल बनाना, जहां विश्वास हो, सम्मान हो और आपसी समझ हो। ये दोनों उद्देश्य भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, एक मजबूत और सकारात्मक संस्कृति बदलाव को अपनाना आसान बना देती है। अगर कर्मचारी मैनेजमेंट पर भरोसा करते हैं और सम्मानित महसूस करते हैं तो वो नई प्रक्रियाओं का विरोध करने के बजाय उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। संगठनात्मक विकास संगठन को न केवल मौजूदा बदलाव के लिए, बल्कि निरंतर बदलाव वाले भविष्य के लिए भी तैयार करता है। तो हमने उद्देश्यों को समझ लिया। अब बात करते हैं इसके वास्तविक प्रभाव की। इसका महत्व क्या है? स्रोत में पहला बिंदु है, यह उत्पादकता बढ़ाता है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। बेहतर सिस्टम और प्रेरित कर्मचारी जाहिर है उच्च प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं, और बेहतर तालमेल से समय और संसाधनों की बर्बादी भी कम होती है। ये पहले उद्देश्य का सीधा परिणाम है। ये एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली समीकरण है। बेहतर सिस्टम प्लस प्रेरित कर्मचारी बराबर बेहतर प्रदर्शन। और ये सिर्फ आउटपुट के बारे में नहीं, बल्कि दक्षता माने एफिशिएंसी के बारे में भी है। स्रोत ये भी कहता है कि ये संघर्षों को कम करता है। बिल्कुल। जब भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं और कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो गलतफहमियां कम होती हैं, जो अक्सर संघर्ष का कारण बनती हैं। और साथ ही ये कर्मचारी संतुष्टि को भी बढ़ाता है। हाँ, क्योंकि जब कर्मचारियों को विकास के अवसर मिलते हैं, जब उनकी भागीदारी होती है, तो उनकी नौकरी से संतुष्टि स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इससे मनोबल बढ़ता है और कर्मचारी कंपनी छोड़ के कम जाते हैं, जिसे हम एट्रिशन रेट कहते हैं, वो कम हो जाता है। एक और दिलचस्प बात सामने आती है, यह नवाचार का समर्थन करता है, सपोर्ट्स इनोवेशन। ये कैसे होता है? जैसा कि स्रोत बताता है, यह रचनात्मकता और नए विचारों को प्रोत्साहित करता है। कर्मचारी भागीदारी वाले उद्देश्य को याद कीजिए। अच्छा, हाँ। जब आप एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां सुझावों का स्वागत किया जाता है और लोग असफल होने से नहीं डरते, तो नवाचार को बढ़ावा मिलता है और इससे संगठन ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनता है। एग्जैक्टली। और अंत में स्रोत 2 मूलभूत लाभों का उल्लेख करता है। पहला, ये परिवर्तन के प्रबंधन में मदद करता है, हेल्प्स इन मैनेजिंग चेंज। और दूसरा, ये मजबूत नेतृत्व का निर्माण करता है, बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ये दोनों ही नींव है। संगठनात्मक विकास बदलाव को लागू करने के लिए एक संरचित, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है, जिससे कर्मचारियों का तनाव और प्रतिरोध कम होता है। और नेतृत्व के बारे में क्या? नेतृत्व के लिए ये प्रबंधकीय कौशल, निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमताओं को विकसित करने के बारे में है। ये केवल कर्मचारियों के लिए नहीं है। मतलब हर स्तर पर नेता तैयार करना। बिल्कुल, हर स्तर पर ऐसे नेता तैयार करने के लिए है जो संगठन को उसके विकास के पथ पर मार्गदर्शन कर सकें। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को सारांशित करें, तो संगठनात्मक विकास सिर्फ कुछ टीम बिल्डिंग गतिविधियों या वर्कशॉप्स तक ही सीमित नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी संगठन की संरचना, उसकी संस्कृति और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एक समग्र, योजनाबद्ध और लगातार चलने वाला दृष्टिकोण है। एकदम सही कहा। इसका उद्देश्य एक ऐसा संगठन बनाना है जो न केवल आज प्रभावी और उत्पादक हो, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए लचीला,
अनुकूलनीय और तैयार भी हो। ये एक स्वस्थ प्रणाली बनाने के बारे में है जहां संगठन और उसके लोग दोनों फल फूल सकें। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने इस बारे में बात की कि संगठनात्मक विकास किसी संगठन को बदलाव को लागू करने में कैसे मदद करता है। हाँ, एक तरह से ये बदलाव को अमल में लाने की प्रक्रिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक संगठन ये कैसे तय करता है कि किस बदलाव की जरूरत है? क्या संगठनात्मक विकास केवल बदलाव को लागू करने का एक उपकरण है, या यह सही दिशा की पहचान करने में भी मदद करता है?